वेलकम टू द डायलॉग। आज हम एंथम बायोसाइंसेज की जो हाल ही में शेयर बाजार लिस्टिंग हुई है और फार्मा कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं मतलब CRDMO सेक्टर में जो हलचल है उस पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट्स हैं, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स हैं और निवेशकों का क्या कहना है वो भी है। कोशिश रहेगी ये समझना की कि भाई ये लिस्टिंग इतनी बड़ी बात क्यों है और इसके पीछे क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो एंथम बायोसाइंसेज की लिस्टिंग काफी जोरदार रही है ना। IPO का इशू प्राइस था 570 रुपए और शेयर लिस्ट हुआ 723 के आसपास। हाँ बिल्कुल, मतलब सीधा सीधा 27% का प्रीमियम लिस्टिंग पर ही मिल गया। बिल्कुल, और इन्वेस्टर्स ने भी हाथों हाथ लिया इसे। इशू शायद 64 से 67 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा था और लिस्टिंग के बाद भी शेयर ऊपर गया। हाँ देखा मैंने, मतलब कुल मिलाकर करीब 31% का फायदा हो गया लिस्टिंग डे पर ही। और एंकर इन्वेस्टर्स से भी अच्छा खासा करीब 1016 करोड़ जुटा लिए थे इन्होंने पहले ही। बिल्कुल, वो आंकड़े काफी मजबूत है। लेकिन देखिए, ये जो इतना उत्साह है ना, वो सिर्फ एंथम को लेकर नहीं है, ये असल में पूरे CRDMO सेक्टर को लेकर है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, हाँ, एक तरह से इसे कहने का तरीका है फार्मा रेंटिंग। फार्मा रेंटिंग मतलब ये कि ये कंपनियां अपनी जो रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं हैं और जो सर्विसेज हैं, वो दूसरी फार्मा कंपनियों को, आप कह सकते हैं, किराए पर देती हैं। ओके। तो इस पूरे सेक्टर में अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई? कुछ खास वजह? हाँ, इसकी जो असली वजह है वो थोड़ी जियोपॉलिटिकल है। अच्छा। देखिए, एक तो वो चीन +1 स्ट्रैटेजी चल रही है दुनिया भर में। मतलब कंपनियां अब सिर्फ चीन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती अपनी सप्लाई चेन के लिए। हाँ, ये तो सुन रहे हैं काफी टाइम से। बिल्कुल। और दूसरा, अमेरिका का वो बायोसिक्योर एक्ट भी है। उससे कुछ चीनी बायोटेक कंपनियों पे शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन दोनों चीजों से क्या हो रहा है कि भारतीय बायोटेक और फार्मा कंपनियों के लिए मतलब मौके बन रहे हैं। समझी। तो ये CRDMO का बिजनेस कोई नया नहीं है, लेकिन अब इसमें जैसे नई जान आ गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इंडस्ट्री तो पुरानी है, लेकिन ये ग्लोबल बदलाव इसे एकदम से फोकस में ले आए हैं। और इस माहौल में एंथम खुद कहाँ खड़ी है? कंपनी के बारे में कुछ बताइए। ये 2006 में शुरू हुई थी और दवा की खोज से लेकर मतलब डिस्कवरी से लेकर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ करती है। हाँ, और खास बात यह है कि ये छोटे मॉलिक्यूल्स यानी जो ट्रेडिशनल केमिकल दवाएं होती हैं और बायोलॉजिक्स जो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वाली दवाएं होती हैं, दोनों में काम करते हैं। अच्छा, ये तो काफी डाइवर्सिफाइड हुआ। और फाइनेंशियल नंबर्स वो कैसे हैं? फाइनेंशियल नंबर्स तो काफी दमदार दिख रहे हैं। FY25 में रेवेन्यू करीब 1930 करोड़ बताया जा रहा है, जो पिछले साल से 30% ज्यादा है। 30% ग्रोथ? हाँ, वाह। और प्रॉफिट वो भी करीब 451 करोड़, उसमें भी 23% की बढ़ोतरी। और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है, वो है इनका ईबिटा मार्जिन। कितना है वो? 37%। 37? ये तो काफी ज्यादा है इस सेक्टर के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये इंडस्ट्री में काफी ऊंचा माना जाता है। और कंपनी पे कर्ज भी वो बहुत कम है, मिनिमल डेट। तो फंडामेंटल्स तो काफी मजबूत लग रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन का क्या? मतलब पी रेशियो वगैरह? हाँ, वैल्यूएशन की बात करें तो वो थोड़ा प्रीमियम पर है। जैसे सिंजीन जैसी जो लिस्टेड कंपनी है, उससे तो ज्यादा है। ओके। लेकिन हाँ, कुछ और प्राइवेट इक्विटी वाली जो कंपनियां हैं, जैसे कोहेंस या साई लाइफ साइंसेस, उनसे शायद कम है। तो ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है, क्या ये बस सेक्टर की हवा की वजह से है या कंपनी में वाकई कुछ ऐसा है जो इसे जस्टिफाई करता है? निवेशक क्या करे? देखिए, कुछ एनालिस्ट का तो यही मानना है कि कंपनी के जो मजबूत फंडामेंटल्स हैं, इसकी जो अलग तरह की कैपेबिलिटीज हैं और सेक्टर की जो ग्रोथ पोटेंशियल है आगे चलकर, वो इस प्रीमियम वैल्यूएशन को सही ठहराती हैं। अच्छा। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए, मतलब होल्ड की सलाह दे रहे हैं। कोई टारगेट प्राइस वगैरह भी दिया है क्या? हाँ, कुछ टारगेट्स भी आ रहे हैं। छोटी अवधि में 900 रुपए और लंबी अवधि में 1000 के ऊपर जाने की भी बात हो रही है। एक और चीज, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP कितना था इसका? हाँ, GMP करीब 179 रुपए था लिस्टिंग से पहले। तो उससे उम्मीद थी कि कोई 31.4% का लिस्टिंग गेन मिलेगा। पर मिला करीब 27%। हाँ, असल लिस्टिंग प्रीमियम थोड़ा कम रहा उम्मीद से। और जिनको IPO में शेयर नहीं मिला, उनको सलाह यही है कि अभी थोड़ा रुकें, कीमतों को स्टेबल होने दें। सही बात है। और ये लिस्टिंग ना एक बड़े ट्रेंड का भी इशारा है कि कैसे ये ग्लोबल बदलावों की वजह से भारतीय CRDMO स्पेस में काफी इंटरेस्ट और पैसा आ रहा है, खासकर प्राइवेट इक्विटी से। तो कुल मिलाकर एंथम की लिस्टिंग सफल रही। CRDMO सेक्टर में जियोपॉलिटिक्स की वजह से मौके बन रहे हैं। कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, पर वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है
और एनालिस्ट लॉन्ग टर्म में स्कोप देख रहे हैं। बिल्कुल। पर यह एक दिलचस्प सवाल भी उठता मेरे मन में। क्या? जैसा हमने कहा कि एक नजरिया ऐसे गौरवशाली किराए की कंपनी या ग्लोरिफाइड रेंटल कंपनी कह रहा है। हाँ। तो क्या ये जो सीआरडीएमओ सेक्टर में हम तेजी देख रहे हैं, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की हवा है या इसमें कोई फंडामेंटल इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है? मतलब ये कितना टिकाऊ है? एग्जैक्टली ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है आगे चलकर? ये सिर्फ एक लहर है या वाकई कुछ बुनियादी बदलाव है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।